हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज पुनीत हियर। आज के वीडियो में हम लोग इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट को देखेंगे, जिसे हिंदी में राष्ट्रपति का महाभियोग बोला जाता है। मतलब कि राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जाता है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्या आप मुझे बताइए कि हमारे देश में सबसे बड़े कौन है? प्राइम मिनिस्टर है या राष्ट्रपति है? कौन है सबसे बड़े? तो आप बेशक मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही बोलेंगे। आप बोलेंगे सर राष्ट्रपति से बड़ा कौन हो सकता है, जो पूरे इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता है, जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है, मतलब जिसके साइन से ही हमारे देश में सब कुछ होता है। उस पर्सन, आप सोच सकते हैं, अगर आप ऐसा बोलते हैं कि इंडिया में सबसे बड़े हेड है तो उस पर्सन को कौन हटाएगा? नहीं, सोचने वाली बात है ना कि जो इंडिया में सबसे बड़े हैं उनको कौन हटाएगा। मतलब आपको पता होना चाहिए, किसी का भी जो रेजिग्नेशन होता है, किसी को जब रिजाइन होता है या किसी को रिमूवल किया जाता है तो वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है। चाहे वो किसी का भी हटाना हो, किसी का रिमूवल हो, प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया जाता है। प्रेसिडेंट ही उस पर साइन करते हैं। तो अब प्रेसिडेंट को कौन हटाएगा? प्रेसिडेंट से बड़ा कोई होता ही नहीं है, तो प्रेसिडेंट को कौन हटाएगा? तो आज की वीडियो में हम लोग इसी क्वेश्चन को ढूंढेंगे, इसी क्वेश्चन का हम लोग जवाब देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जाता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 62 तक जो है ना, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में जिक्र किया गया है। आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 62 तक डिस्कस किया गया है कि नहीं आया समझ में? तो हमारा जो आर्टिकल 61 है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डिस्कस करता है कि प्रेसिडेंट को कैसे हटाना है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट को डिस्कस करता है कि नहीं आया इसमें? क्योंकि सर प्रेसिडेंट को क्यों हटाया जाता है, क्या करता है जो प्रेसिडेंट हटा देता है, प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है? तो पता होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि प्रेसिडेंट को हटाने के लिए जो ग्राउंड होगा ना, वो होगा वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अगर वो वायलेट करते हैं तो प्रेसिडेंट को हटाया जाएगा कि नहीं, समझे आप? जो प्रेसिडेंट को हटाया जाएगा उसका क्या ग्राउंड है? तो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को अगर वो संविधान को उल्लंघन करते हैं तब उन्हें हटाया जाएगा। लेकिन हमारे संविधान में ना कहीं भी ये बात का जिक्र नहीं किया गया है कि कौन सा एक्शन जो होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होगा। मतलब ये नहीं लिखा गया कि कौन सा प्रेसिडेंट काम कर देगा जो इसे हम मानेंगे कि संविधान का उल्लंघन होगा। ये बात नहीं लिखा गया हमारी कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब जो है ना, एक्चुअली क्या होता है ना कि प्रेसिडेंट को हटाता कौन है? तो पार्लियामेंट हटाता है, लोकसभा राज्यसभा हटाता है। तो अब पार्लियामेंट पे ही ये हो जाता है कि पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगा कि प्रेसिडेंट का कौन सा काम कानून के उल्लंघन हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के उल्लंघन किया है कि नहीं आया समझ? क्योंकि संविधान में इसका जिक्र ही नहीं किया गया है कि प्रेसिडेंट का कौन सा काम कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन को माना जाएगा। तो दैट मीन्स कि प्रेसिडेंट की एक पॉलिटिकल डिसीजन हो जाता है मेड बाय द पार्लियामेंट, कि प्रेसिडेंट ने अगर गलती किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेशन किया है कि नहीं किया है, इसका डिसाइड कौन करेगा? तो पार्लियामेंट करेगा कि नहीं आया समझ? तो हम लोग अभी तक क्या समझे कि सर प्रेसिडेंट को हटाने का जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 61, मतलब जो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट को डिस्कस करता है। प्रेसिडेंट को हटाने का ग्राउंड क्या है? तो प्रेसिडेंट को हटाया जाता है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करते हैं? वायलेट करते हैं कि नहीं आया समझ? अब आगे सर वायलेशन के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र तो नहीं किया गया है, लेकिन अगर पार्लियामेंट को लगता है कि प्रेसिडेंट जो है कानून का उल्लंघन कर रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं? प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं। अब आगे सर कैसे हटाते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है? मतलब कि प्रेसिडेंट को हटाने के लिए कौन सा प्रोसेस होता है, कैसे हटाया जाता है, ये हम लोग जानते हैं। तो देखिए हमारे देश में क्या होता है ना कि कोई भी चीज़ करने के लिए ना बिल लाया जाता है। सबसे पहले एक रिजोल्यूशन लाया जाता है जिसे लोकसभा या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का भी एक बिल तैयार किया जाता है और इस बिल को जो है लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन इसके बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए ना, इस पर जो है जिस हाउस में भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, लोकसभा या राज्यसभा, तो उसमें जितने मेंबरशिप है ना, उसका जितना कैपेसिटी है ना लोकसभा का, जैसे लोकसभा का कैपेसिटी कितना है? 543 है। तो इस 543 MP का जितना 1/4 होगा ना, मतलब 25% जो होगा उस रिजोल्यूशन पे साइन करना चाहिए। मतलब उस पे साइन करेगा तभी ये रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस होगा। मतलब समझे कि मतलब राष्ट्रपति का रिजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए जिस हाउस में ये इंट्रोड्यूस होगा ना, उस हाउस का 1/4 ऑफ द मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, उस हाउस की जो 1/4 MP होंगे ना, उसका उस रिजोल्यूशन पे साइन होना चाहिए। फिर जब ये साइन हो जाएगा ना, तब उसके बाद जो है वो जो रिजोल्यूशन है वो जिस हाउस में होगा उसके चेयरमैन को दिया जाएगा। मतलब मानो कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ तो स्पीकर को दिया जाएगा और राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होगा ना तो चेयरमैन को दिया जाएगा। फिर चेयरमैन कहेंगे कि 14 दिन का हम राष्ट्रपति को टाइम देते हैं। क्योंकि सर ये टाइम क्यों देते हैं 14 दिन का राष्ट्रपति को? तो इसे नोटिस पीरियड बोला जाता है। मतलब राष्ट्रपति को बताया जाता है कि देखिए आपके खिलाफ ना एक इम्पीचमेंट लाया गया है,
अगर आपको लगता है कि आपने सच में उल्लंघन किया है ना कानून का, तो आप खुद रिजाइन दे दीजिए, क्योंकि इम्पीचमेंट एक बहुत ही ज़्यादा छवि खराब करने वाली प्रोसेस है। इसमें जो है प्रेसिडेंट का छवि खराब होता है, इसीलिए उनको 14 दिन का टाइम दिया जाता है, नोटिस पीरियड दिया जाता है कि देखिए आपके खिलाफ जो है हाउस में जो है रिजोल्यूशन आया है, जिसमें 1/4 जो है एमपी ने साइन करके हमारे पास भेजा है। तो आपके पास 14 दिन का टाइम है, आप देख लीजिए कि आपको क्या करना है। इम्पीचमेंट करना है, इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस होगा वो करना है, या फिर आपको लगता है कि आपने गलती किया तो आप खुद रिजाइन दे दीजिए कि नहीं आया समझ। तो नोटिस पीरियड आप समझ गए ना। तो अभी तक हम लोग ने क्या समझा कि सर राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट करने के लिए सबसे पहले रिजोल्यूशन तैयार किया जाता है, वो लोकसभा या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। उस इंट्रोड्यूस करने के लिए भी उस रेजोल्यूशन पे 1/4 ऑफ द मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, उस हाउस का जो भी हाउस में इंट्रोड्यूस होगा उसका 1/4 मेंबर जो होगा, एमपी जो होगा, उस पर साइन करना चाहिए। फिर उसके बाद जो है चेयरमैन के पास जाता है वो बिल, तो जो है 14 दिन का राष्ट्रपति को नोटिस पीरियड मिलता है, बताया जाता है राष्ट्रपति को कि आपके खिलाफ ये चीज़ आया है, आपको क्या करना है आप सोच लीजिए। फिर जब राष्ट्रपति मानो कि 14 दिन में अपना कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तब इस बिल को क्या किया जाता है, जिस हाउस में भी आया उस हाउस में इसे पास किया जाता है। तो पास करने का क्या रूल होता है, तो पास करने का रूल होता है स्पेशल मेजोरिटी। कौन सा मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी। क्योंकि सर ये स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है, स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है 2/3 ऑफ द मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। उस हाउस, जिस हाउस में इंट्रोड्यूस होगा ना, उस हाउस का जो 2/3 मेंबरशिप होगा, मेंबरशिप कहने का मतलब 543, और उधर अगर राज्यसभा में देखोगे तो वहाँ पे कितना 245, उसका जो 2/3 होगा ना, उतना एमपी को क्या करना पड़ेगा, उस पर यस बोलना पड़ेगा, तभी उसे पास माना जाएगा। मतलब जिस हाउस में इंट्रोड्यूस होगा उस हाउस के 2/3 एमपी को क्या करना पड़ेगा, हाँ बोलना पड़ेगा, तब उस हाउस में पास माना जाए। मानो कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ और लोकसभा ने इसे पास कर दिया 2/3, अब ये राज्यसभा में जाएगा। तो राज्यसभा जो है ना, जो दूसरा हाउस होगा जिस हाउस में जाएगा, वो राज्यसभा क्या होगा, इन्वेस्टिगेटिंग हाउस होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि राज्यसभा जो होता है ना, हम लोग क्या होता है कि कोई भी बिल जब होता है ना, तो लोकसभा पास होता है, फिर राज्यसभा पास होता है। लेकिन जो है ना, इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि एक हाउस ने पास किया, जब दूसरे हाउस जाएगा ना, तो दूसरा हाउस जो है पास करने से पहले इन्वेस्टिगेशन करेगा। इसीलिए बोला जाता है जो अदर हाउस होगा उसे इन्वेस्टिगेशन हाउस बोला जाता है, कि वो हाउस सबसे पहले जो उल्लंघन राष्ट्रपति ने किया है कि नहीं किया उसका इन्वेस्टिगेशन करेगा। अब उस इन्वेस्टिगेशन में राष्ट्रपति जो है उसका हेल्प भी करेगा। राष्ट्रपति या तो खुद जो है डिफेंड करेगा, बताएगा कि देखिए मैंने कोई गलती नहीं किया, या फिर अपने एक लॉयर रख लेगा और उनके थ्रू जो है डिफेंड करेगा कि नहीं आया। मानो इन्वेस्टिगेशन हो गया, इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि राष्ट्रपति हाँ क्या किया, उल्लंघन किया है, तब उस सेकेंड हाउस में क्या होगा, बिल को पास किया जाएगा कि नहीं आया। अब सेकेंड में भी सेम प्रोसेस से, सेकेंड हाउस में भी जो है सेम प्रोसेस रहेगा कि स्पेशल मेजोरिटी 2/3 नॉट लेस देन द 2/3 ऑफ द मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। उस हाउस में भी जो है 2/3 एमपी जो है 2/3 उस हाउस का जितना कैपेसिटी है उसका 2/3 एमपी जो है उस पर हाँ बोलेगा, तब उस बिल को पास माना जाएगा। और जब दोनों हाउस से पास हो गया तब राष्ट्रपति को इम्पीच माना जाएगा, राष्ट्रपति को क्या होगा, अपने पद से हटा दिया जाएगा कि नहीं आया समझ में। इस तरह से राष्ट्रपति को इम्पीच किया जाता है। अगर हम लोग इन शॉर्ट में देखें ना, तो देखिए सबसे सिंपल सा लॉजिक है, राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट करने का मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना। आर्टिकल 61 में इसका डिस्कस किया गया है। सबसे पहले राष्ट्रपति को हटाने के लिए उनके बिल को लाया जाता है। उस बिल पे जिस हाउस में भी लाया जाएगा ना, उस हाउस का जो 25% मतलब 1/4 एमपी का साइन होना चाहिए। जब उस बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो उस बिल को चेयरमैन, या फिर जो राज्यसभा में होगा तो चेयरमैन, और लोकसभा में होगा तो स्पीकर को दिया जाएगा। स्पीकर तब क्या करेंगे, 14 दिन को राष्ट्रपति को नोटिस पीरियड देंगे। उस नोटिस पीरियड में अगर राष्ट्रपति ने खुद रिजाइन नहीं किया, तब उस बिल को क्या किया जाएगा, उस हाउस जिस हाउस में इंट्रोड्यूस हुआ है उस हाउस में पास किया जाएगा स्पेशल मेजोरिटी से। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब 2/3 ऑफ द मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। उस हाउस का जितना कैपेसिटी है उसका 2/3 एमपी को उस पर यस बोलना पड़ेगा। जब एक हाउस में पास हो गया तो दूसरे हाउस में जाएगा। दूसरा हाउस पास करने से पहले इन्वेस्टिगेशन करेगा। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद दूसरा हाउस को लगता है कि हाँ राष्ट्रपति ने उल्लंघन किया है, तो उस बिल को पास करेगा। और बिल जब पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति जो हो उसको इम्पीच माना जाएगा, राष्ट्रपति जो है उनके पद से हटा दिया जाएगा। आप क्वेश्चन पूछेंगे कि सर जो राष्ट्रपति को हटाया है पार्लियामेंट ने हटाया है, नहीं तो कहेंगे, हम कहेंगे हाँ सर श्योरली जो है राष्ट्रपति को जो हटाया है वो लोकसभा और राज्यसभा ने हटाया। तो ये जो एक्शन हुआ ना राष्ट्रपति को हटाने का जो एक्शन है, इसे कौन सा एक्शन बोलेंगे आप, लेजिस्लेटिव एक्शन या एग्जीक्यूटिव एक्शन? तो आप कहेंगे सर लेजिस्लेटिव एक्शन। क्यों? क्योंकि लेजिस्लेचर ने हटाया है ना, क्योंकि हम लोग लोकसभा राज्यसभा को क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव बॉडी।
मतलब ये कानून बनाते हैं। तो इसको हटाया कौन है? लेजिस्लेटिव बॉडी ने। इसीलिए बोला जाता है कि राष्ट्रपति का हटाना एक लेजिस्लेटिव एक्शन है, जबकि और लोगों को हटाना, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाना, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को हटाना, एक IAS अधिकारी को हटाना, और जिसको भी हटाने का जो प्रोसेस होता है ना, वो एक एग्जीक्यूटिव एक्शन होता है। क्यों एग्जीक्यूटिव होता है? क्योंकि उसको कौन हटा रहा है? तो राष्ट्रपति हटा रहा है। राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव बॉडी है ना, राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव हेड है हमारे देश का। तो राष्ट्रपति जिसको हटाता है तो वो एग्जीक्यूटिव एक्शन होगा, लेकिन राष्ट्रपति को हटा रहा है पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट है एक लेजिस्लेटिव बॉडी। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि राष्ट्रपति का हटाना क्या होता है? एक लेजिस्लेटिव एक्शन होता है, जबकि और लोगों का हटाना जो होता है एक क्या होता है? एग्जीक्यूटिव एक्शन होता है। कि नहीं आया समझ? एक चीज़ आप और मुझसे पूछिएगा, सर एक चीज़ और बताइए, क्या राष्ट्रपति को मानिए इम्पीच कर दिया, मतलब राष्ट्रपति ने कानून को उल्लंघन किया था, कॉन्स्टिट्यूशन को उल्लंघन किया था, राष्ट्रपति को हटा दिया, क्या उस राष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल जितना भी टाइम रहा उस समय में जो उन्होंने अपने काम में जो भी काम किए, जिस चीज़ पे भी साइन किए, क्या उस सब को भी मतलब ख़त्म कर दिया जाएगा क्या? हम कहेंगे नहीं। उन्होंने अपने कार्यकाल में जो भी पास्ट में काम किया है उसके काम को कुछ भी नहीं किया जाएगा, उसको सबको सही माना जाएगा। कि नहीं आयुष्मान? तो ये बात भी ध्यान रखना है। तो आज के वीडियो में हम लोग ने देखा कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।